बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कुछ दिनों पहले पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई जिसमें यह बताया गया कि पाक फ़ौज में आला सतह पर मामूल के तकर्रुर तबादले हुए, तो नए DG ISI की तैनाती के हवाले से भी प्रेस रिलीज़ जारी हुई। उसी दिन वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान भी मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। उसी दिन DG ISI जो फैज़ हमीद थे उनकी भी मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा कि हम आपकी खिदमात को काबिल तहसीन नज़र से देखते हैं। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि आईनी तरीका कार और कानूनी तरीका कार के तहत तैनाती होगी और नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म ऑफिस जारी करेगा। ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो पुरानी प्रेस रिलीज थी, क्या वो गैर आईनी और गैर कानूनी थी? सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप कैसा है? इसी से बात का आगाज करेंगे। राना साहब, समझते हैं फवाद चौधरी साहब के बयान के बाद इबहाम दूर हुए या इबहाम मजीद पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आज तो बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक सहाफ़ी, मैं समझता हूँ कि इन मसलों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करना ही नहीं चाहिए था। ये पाकिस्तान के बड़े अहम तरीन अदारे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का वजूद कायम है, पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं, पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा हुआ है। इन इश्यूज़ को इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं डिस्कस करना चाहिए था। अगर कोई मामला था, अगर किसी जगह कोई बात थी, तो इसको इस तरह ओपन नहीं होना चाहिए था। जिस दिन ये मामला हुआ, आपने अपोजिशन के कुछ लोगों के ट्वीट देखे। उन ट्वीट्स को पाकिस्तान के मीडिया से ज़्यादा भारत के मीडिया ने उछाला। उसके बाद मेरे कुछ सीनियर सहाफ़ियों के ट्वीट भी देखे, वो भी ट्वीट सामने हैं। उसके बाद कुछ और लोग भी इस पर लग गए और आज रहती रोती कसर जो थी वो हुकूमत ने निकाल दी। जब हुकूमती तर्जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसी बात कहते हैं और ख़ुद किस चीज़ को हवा देते हैं, तो फिर वो मुतनाज़ा से मुतनाज़ा चीज़ बनती जाती है। और इसके बाद आज आप तबसरे देख रहे हैं। आज आप ज़रा गैर मुल्की मीडिया, ख़ुसूसन भारतीय मीडिया देखें, उसमें वो क्या कर रहे हैं। हमें ऐसी गुफ्तगू करनी ही नहीं चाहिए थी। बात यह है कि यासर, बिल्कुल ये जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे पास जो इतलात हैं कि वो तनाव जो बहुत ज़्यादा जिसको डिस्कस किया जा रहा था, जिसके हवाले से बहुत से लोगों के बहुत से ट्वीट मौजूद हैं, बहुत से लोगों की बहुत सी उम्मीदें उमंगें मौजूद हैं, वो तनाव गुज़श्ता रात की मुलाकात से ख़त्म हो गया। लेकिन राना साहब, आप ये देखें कि हुकूमती वज़रा या मुआविन ख़ुसूसी आमिर डोगर साहब जो हैं, वो अब ये बयान दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म ये चाहते थे कि मौजूदा जो जोग्राफियाई सूरत हाल है उसको देखते हुए फैज़ हमीद साहब को ही कुछ अरसा DG ISI रखा जाए। अब आप जब इस तरह के बयानात देंगे तो फिर इस तरह की चीज़ों को मंतकी अंजाम तक कैसे पहुँचाया जाए? यासर, मैं यही कह रहा हूँ कि अपोजिशन तो थी। आप ज़रा गौर करें, कुछ साल पहले अपोजिशन सरेआम जलसे जुलूसों में ये चीज़ें डिस्कस करती थी, जलसे जुलूसों में इल्ज़ामात लगाती थी, तो हम और हुकूमत सब कहते थे ये गलत क्या रहे। आज हुकूमत की, मैं समझता हूँ कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई और नहीं चल रहा। मैंने जिससे पहले कहा था, हुकूमत अपनी अपोजिशन खुद है। आज हुकूमत के कुछ ज़िम्मेदारान, आमिर डोगर को क्या ज़रूरत थी, डोगर साहब को क्या ज़रूरत थी ये बात करने की? ठीक है, हमारे चैनल पर कही उन्होंने, क्या ज़रूरत थी ये बात करने की? आप किसको मुतनाज़ा बना रहे हैं? आप क्या हुकूमत के हक़ में जा रहे हैं? क्या अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम सियासी जमातों से ज़्यादा अपने अदारों के साथ खड़ी होती है यासर, और पाकिस्तानी कौम हमेशा अपने अदारों के साथ खड़ी होगी। सियासी जमातें कभी अपने मंशूर पे होती हैं, कभी नहीं होती, लेकिन अदारे पाकिस्तान के लिए होते हैं। लेकिन राना साहब, एक सवाल है कि हमारी हुकूमत बोल्ड होने के चक्कर में हमारे वज़रा और वज़ीर आज़म इमरान खान भी बेशतर मौक़ों पर जिस तरह गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दें और आप वहाँ पे कहें कि बाइडन से मेरा राब्ता नहीं है, सेक्रेटरी डिफेंस का राब्ता है या वज़ीर ख़ारजा का राब्ता है, तो इस तरह के बयानात देना, इससे आलमी सतह पर सुबकी नहीं होती? अल्फाज का चुनाव बेहतर या मोहतात अंदाज से क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वो इतनी बड़ी बात नहीं है यासर।
मैं तो आपको ख़बर की तरफ चलते हैं ना, ज़रा ख़बर की तरफ चलते हैं। ये तो एक जो बहस आप कर रहे हैं, ये बात तो हकीकत है कि वज़ीर-ए-आज़म को अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच के करना चाहिए। तो उसी तरह यही कुलिया वज़ीर इत्तलात को भी करना चाहिए, यही कुलिया इनके जो दीगर लोग हैं उनको भी करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज इस पर हुकूमत के अंदर आपको पता है हुकूमती वज़रा ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब हम किसी सूरत इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम पाकिस्तान के अदारों को मुतनाज़ा बनाएं या उनके साथ अब टकराव की सूरत हाल लेके आए, जिस पर वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कहा है कि किसी सूरत में भी अदारों के ख़िलाफ़ किसी सूरत में भी कोई ऐसी हरकत नहीं होगी। और मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि बर्फ़ रात की पिघल चुकी है, मामला रात के किसी हद तक सेटल हो चुके हैं और इसमें मैं फिर बड़ा क्लियर कर दूँ, पाकिस्तान के अदारे पहले हैं, इसके बाद कोई और चीज़ है। कुछ लोग गलतफहमियाँ पैदा करने में अपना किरदार अदा कर रहे थे। कुछ आपको ये मज़े वाली बात यह है कि बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी भी फिर गया। यासर, ये दुरुस्त है कि जब आपके अपने कुछ गलत कर जाएं तो उससे आपको क्लियर करते बड़ा वक्त लगता है। उस वक्त में अगर कोई तीसरा शख्स बीच में आ जाए तो खलीज को ज़्यादा बना देता है। अगर कोई तीसरी कुव्वत, मैं सियासी जमात कह रहा हूँ, आपसे मजीद बेवकूफ़ियाँ करवा ले और आप करते जाएं तो फिर आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे ना, किसी और ने तो नहीं मारनी, कोई और तो नहीं। देखें, ओहदे अदारे ये बड़े अहम होते हैं अदारों के अंदर ओहदे, और इसका तकर्रर मुतनाज़ा कभी नहीं बनाया जाता। और इसको जो लोग मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ख्वाबों की दुनिया में है। यासर, ओहदे और इदारे कायम रहते हैं, शख्सियात तब्दील होती रहती हैं, तो मैकेनिज़्म वो अपनाया जाए, तरीक़ाकार वो अपनाया जाए खुश असलूबी से, जिससे मामलात हल हो सकें, ना कि आप इस तरह की पेचीदा सूरत हाल बना दें। यार सर देखें, भारत डरता था जन्नत फैज साहब से, ऐसे ही एक अदारे से। अफगानिस्तान की सूरत हाल पे जिस तरह की बातें पूरी दुनिया के अंदर ललकार के उन्होंने किया। अब आपके वुज़रा क्यों किसी चीज़ को मुतनाज़ा बनाने चले हैं? अगर किसी जगह पे कोई काम ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसको अदारों के अंदर रह के करने दें। आप आम मजलिस में, आम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपके लोग जो है टॉक शोज में क्यों जाके ऐसी बातें करते हैं? यार सर, इसका हमाजा भुगतना पड़ता है। यह हमाजा भुगता था बहुत सी सियासी जमातों ने, इसलिए कि पाकिस्तान की अवाम इसको मुस्तरद करती है, कोई और करे ना करे, और हमें सबसे पहले अपने इदारों को मजबूत करना है। देखिए, इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान तो आई इसी बुनियाद पे है ना। वो कहते हैं अदारों को तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं? अदारों को मजबूत करें, अदारे मजबूत होंगे, मेरा मुल्क मजबूत होगा। तो फिर ये देखना होगा। मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और कुछ वज़रा के बयानों के बाद बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया इनके अंदर से, और जो मामला दुरुस्त हो चुके हैं उनको ख़राब करने की फिर कोशिश अपने ही लोग कर रहे हैं, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। ये काम शुरू हो गया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, वज़ीर इत्तलात जो फवाद चौधरी जो हैं वो मामला को दुरुस्त करने की तरफ अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये बात किस तरह निकल गई, किसने निकलवा दी, ये अभी देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में मजीद क्या परतें खुलती हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हुकूमत के हवाले से। हुकूमत को अपोजिशन टफ टाइम देना चाहती थी, तहरीक भी चलाना चाहती थी। महंगाई जिस तरह की उरूज पे है और जिस तरह की अपोजिशन को अवाम से भी तवक्कुआत थी कि उनकी तहरीक को मजीद मजबूत बनाएंगी, तो अब अपोजिशन का इरादा क्या है? हुकूमत को टफ टाइम देने का, हुकूमत को घर भेजने का, या मामलात इसी तरीके से आगे बढ़ाने का, ताकि हुकूमत 5 साल पूरे करे और अवाम बेहतर फैसला कर सकें कि हुकूमत को रहना चाहिए या फिर अपोजिशन में जो लोग हैं वो अगली हुकूमत में आना चाहिए? राना साहब क्या बनता है? मैं आपको बड़ी खबर दे दूं और अपोजिशन के अंदर की खबर दे दूं। अपोजिशन जमातों के अंदर एक बैठक में यह डिस्कस हुआ, राब्तों में यह डिस्कस हुआ, खासकर मुत्तहिदा अपोजिशन में यह डिस्कस हुआ, जो एक चंद जो बड़ी अपोजिशन है, बराए नाम मुत्तहिदा कह लें, बराए नाम। उसमें हुआ कि जी हुकूमत को अगर गिरा दिया जाता है तो फिर उन्होंने कहा ओह ना ना ना, इस हुकूमत को मत शहीद कीजिएगा। 3 बड़े रहनुमाओं ने कहा, उन्हें कि अगर यह हुकूमत आज गिर जाती है तो ना हम में से कोई महंगाई कंट्रोल कर सकेगा, ना हम में से कोई मामलात को बचा सकेगा, ना हम में से कोई जो है मामलात को दुरुस्त सिमत ले जा सकेगा। इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाते रहें, लेकिन किसी जगह यह कोशिश ना करें कि यह हुकूमत ख़त्म हो। कहा भाई
तो वो बड़ी छोटी जमातों के रहनुमा थे। उन्होंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। क्या इन हालात में हम हुकूमत कर सकते हैं? क्या हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं जितना मर्जी पैसा ले आए? क्या हम डॉलर की कीमत नीचे ला सकते हैं? क्या हम इंटरनेशनल जो सिनेरियो बना अफगानिस्तान के हवाले से कुछ कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई इस हुकूमत को इसी तरह आवाम में जो है ना गम गुस्सा इसके खिलाफ जाने दें, इसको कैश करें। अगर इस हुकूमत ने आज ख़त्म करके नई हुकूमत हम में से किसी को बनाना है या बूढ़ी सेटअप ले आना है और उस बूढ़ी सेटअप ने 6 माह साल चलना है, तो उससे हमें नुकसान होगा, ये हुकूमत शहीद हो जाएगी। एक ही अगर किसी जगह से ऑफ़र होती है, ये मैं ऑफ़र का लफ्ज़ कह रहा हूँ, ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया और मौलाना फजलुर रहमान ने इसकी तायीद की। या सर कहा कि अगर किसी जगह से ये ऑफ़र होती है कि इस हुकूमत को अभी भी हिस्सा मिलता दिखाई देता। जी मैं बता रहा हूँ, इसी कह रहा हूँ कि अगर इस हुकूमत को फौरी ख़त्म करके 3 माह में नए इलेक्शन कराए जाएं और नए इलेक्शन जो हैं वो अपोजिशन की मर्जी के मुताबिक हों तो फिर हमें कबूल है। और अगर ये कहा जाए कि इस हुकूमत को ख़त्म करके कोई सेटअप आए और वो 6 माह साल रहे, उसके बाद हमारी बारी आए या हमें या 6 माह साल हमें ही दे दी जाए। बल्कि यहाँ तक कहा गया, एक शख्स ने कहा जी वज़ीर आज़म अगर नून लीग से हो जाए तो बाकी जमातों को हम हिस्से दे लेंगे और एक अंदर से तोड़ फोड़ करेंगे। उन्होंने कहा जी बनना ही नहीं वज़ीर आज़म, अब नहीं बनना, इन हालात में नहीं बनना। इन हालात में बनने का मतलब है कि हमसे महंगाई कंट्रोल नहीं होनी, कहा जाएगा वो ठीक थे। उन्होंने कहा ये नहीं करना। तो मैं आपको ये अंदर की खबर दे रहा हूँ कि अपोजिशन जमातें ये फैसला कर चुकी हैं हुकूमत को नहीं गिराना। इसीलिए आप गौर करें, कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जा रही जिससे अवामी पज़ाराई इनको हासिल हो। ना पीपल्स पार्टी चला रही है, ना मुस्लिम लीग नून चला रही है, ना मौलाना साहब चला रहे हैं। ये फैसलाबाद का जलसा होगा, एक दिन का जलसा होगा ख़त्म, उसके बाद दूसरा जलसा होगा ख़त्म। इन जलसों से हुकूमतें नहीं जाती। अब ऑपोजिशन अवाम की नब्ज पे हाथ रख के धड़कन तो तेज चेक कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो उनकी तर्जुमानी नहीं करना चाहती। मैं आपको ये एक और बड़ी खबर दे देता हूँ ना, अगले 72 घंटों में शहबाज शरीफ साहब एक अहम मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। उस अहम मुलाकात में वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ 2-3 और लीडर भी हों। वो मुलाकात जो है उसमें उन्हें ये यकीन दहानी है, कोशिश है उनकी कि मुझे ये यकीन दहानी हो जाए कि जनाब आपके मामला ठीक हो जाएंगे। इसी वजह से उसके बाद वो कहते हैं हमने मामला ठीक, ये उन्होंने अपने महफिल में, घर में, फैमिली में बात की है और अपने करीबी लोगों से बात की है कि मुलाकात में अगर मुलाकात हो गई तो हम उन्हें भी यही कहेंगे कि 5 साल हुकूमत इन्हीं को करने दें, 5 साल बाद हमें बारी दें। यानी पीपल्स पार्टी भी अभी बारी लेने के लिए तैयार नहीं है, मुस्लिम लीग नून बारी लेने के लिए तैयार नहीं है अभी 2023 तक। और मौलाना साहब को तो पूरी बारी मिल नहीं ना सकती। मौलाना साहब तो पूरे किसी भी आने वाले सेटअप में उस जगह पे होंगे जहां पे उनको जितनी चीज़ चाहिए उतनी चाहिए होगी। हर कोई सेटलमेंट के चक्कर में देखते ही हैं कि सेटलमेंट के हवाले से किसकी बातचीत कहां तक पहुंचती है और उसका नतीजा क्या निकलता है। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजर बात करेंगे, अपोजिशन की राय जानेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे अपोजिशन रहनुमा एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत की कारकर्दगी, इसके साथ साथ IMF की जानिब से मुआशी आउटलुक का जारी होना, हुकूमत का खुद महंगाई का एतराफ़ करना और ये कहना कि हम इक़दामात कर रहे हैं और आलमी सतह पर महंगाई इस वक्त उरूज पे पहुंच चुकी है, हम बेहतरी की जानिब गामजन हैं और उसके लिए जो मुश्किल फैसले हमें करना पड़ रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इस सारी मंजरनामे में अपोजिशन जो है वो इकट्ठी होकर हुकूमत के खिलाफ अब तक महाज बनाने में नाकाम क्यों है? पीपल्स पार्टी की तरफ से यह कहा जाता है कि नून लीग नहीं चाहती कि हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक बनाई जाए, जबकि नून लीग का यह मौकिफ है कि पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जिसने सारे PDM के अंदर तफरका फैलाकर अलहदा कर दिया और हम हुकूमत के खिलाफ कोई महाज नहीं बना सके। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सस्सी पलीजो साहब ने। आप दोनों मौजूद मेहमानान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर अफनान साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा।
इस वक्त जिस तरह का सिनेरियो बन चुका है, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद अब लोग दरखास्तें भी जमा करवा रहे हैं, आपकी जानिब से दरखास्त भी जमा नहीं करवाई जा रही केसेस के हवाले से, जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, तो क्या समझते हैं कि इसी तरह सिर्फ लफ्जी गोलाबारी से हुकूमत का वक्त गुजारना है या कोई मुनज़्ज़म तहरीक का इरादा भी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने जो है हमारा स्टांस इसके ऊपर बड़ा क्लियर है। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन करा देने चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये इनके पास मैंडेट नहीं है, ये अवाम का वोट लेके नहीं आए हुए, और जितना जल्द जो है इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि ना महंगाई इनसे कंट्रोल होती है, ना इकॉनमी इनसे चलती है, ना फॉरेन पॉलिसी इनको समझ आती है। ये हर रोज़ आप देखते हैं कि ये ऐसी चीज़ों को जो इशू होने नहीं चाहिए उनमें से इशू बना लेते हैं, चाहे वो नैब की अपॉइंटमेंट हो, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लड़ रहे होते हैं, कभी कोई और मसला। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो है और ये काम करने के लिए हम एक तहरीक जो है उसको ऊपर कंसिडरेशन हम लोग कर रहे हैं कि हमारे क्या ऑप्शन हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया या एक तहरीक की सूरत होगी, और उसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक लाए अमल सामने आएगा। हमारी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि पीपल पार्टी भी हमारे साथ ही हो इस जद्दोजहद में, और हम उनको अप्रोच भी करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हुआ एंड में मामला उसमें जो है वो अपोजिशन एक मुत्तहद फ्रंट जो है वो लॉन्च करे, और साहब आपने कहा कि नो वोट अदम इत्माद की तहरीक लाएंगे आप हुकूमत के खिलाफ। पहले मुस्लिम लीग नून कहती थी इस्तीफे देंगे, पीपल्स पार्टी हमारा साथ दे, तो अब आप आ गए हैं अदम इत्माद। पीपल्स पार्टी भी यही कहती थी। अगर पीपल्स पार्टी जो पहले दिन कहती थी अब मुस्लिम लीग नून उस पर काम करना शुरू हो गई है, तो क्या अदम इत्माद की तहरीक के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान राजी हैं? उन्होंने तो इनकार किया है मुतअद्दिद बार। देखिए, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला है ना, जिस दिन इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, ये जब सेनेट के इलेक्शन के फ़ौरन से पहले, चेयरमैन के इलेक्शन से पहले, उसमें हमने उस दिन इनको कांटेक्ट करके कहा था कि हम चाहते हैं कि जैसे हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर इलेक्ट कराया है, उसी तरह हम इमरान खान साहब का भी रास्ता रोकें। लेकिन उस वक्त किसी जो भी वजूहत थी जिसकी वजह से उस वक्त पीपल पार्टी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थी इस इनिशिएटिव में। ये बात ऑन द रिकॉर्ड शायद साहब भी कहते हैं। भाई क्या वजूहत थी? आप समझती हैं पीपल्स पार्टी तैयार नहीं थी? तो आप नहीं, वजूहत आप कह रहे हैं ना, कुछ वजूहत, ये तो वजूहत तो आप पीपल्स पार्टी से फिर ससी साहिबा की तरफ पड़ जाते हैं। राना साहब, चले ससी साहिबा से पूछ लेते हैं। ये वजूहत तो पीपल्स पार्टी ही वाले ही बताएंगे। चले पूछ लेते हैं। तो उसमें जी ससी साहिबा, मैं तो वो बता रहा हूँ जो बात हुई थी। चले ससी साहिबा पूछ लेते हैं, फिर आपकी तरफ आ जाते हैं। ससी बलीजो साहिबा, फनान खान साहब कहते हैं जी हमने तो कहा था अदम इत्माद, लेकिन पीपल्स पार्टी बीच में से कोई मजबूरी थी या क्या मामला था? शुक्रिया राना साहब, यासर साहब, हमारे भाई अफरान साहब। देखिए राना साहब, हर किसी को पता है, अब तो यहाँ इस बात पर इतनी बहस हो चुकी है, बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब पीडीएम को होस्ट किया, उसके बाद जो है रेजोल्यूशन जो आई थी और तरीक़ेकार के हवाले से डेलीब्रेशन हुई थी, तो उसमें ये सारी चीजें अदम एतमाद से लेकर इस्तीफाएं थी। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, और फिर जो एक्सट्रीम पे आप जाते हैं ना, जो आखिरी फाइनल चीज, जब आप सारी कश्तियां फिर एक तरह से जला देते हैं एहसासी अपने एक फेज में, हर तरह की नहीं, तो वो थी वो आखिरी चीज थी इस्तीफाएं। और ऐसा ही जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटेजी अगर ये हो तो बात समझ में आती। अब लास्ट ऑप्शन को आप पहले कर देंगे और उसमें भी आप पाँव खड़े नहीं करेंगे, कदम जमा कर नहीं बैठेंगे। अब अभी आप मौलाना साहब से पूछें तो मौलाना साहब आए बाएं शाएं करके वो कभी लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, कुछ दूसरी कर रहे हैं। और बहरहाल अब वो माजी के किस्से हो गए, जब हम थे तो बड़ी कामयाबी से तहरीक चल रही थी। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है, ये तनकीद दुरुस्त है कि अपोजिशन को जितना मजबूत होना चाहिए। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है तो आज़ाद कश्मीर हो या अभी हमारा इसमें बिजी है, हम दिन रात 17 अक्टूबर का हमारा जबरदस्त किस्म का जो है जलसा कराची में हम करने जा रहे हैं, आप देखिएगा। और इससे पहले हमने बलूचिस्तान में महंगाई की जो है वो रैली निकाली है दूसरे शहरों में। तो पीपल्स पार्टी तो मुतहरिक है और पार्लियामेंट के हवाले से भी जो अहमियत है उसमें भी जो भी प्रोसीजर है। मैं ससी साहबा पीपल्स पार्टी के इनफरादी किरदार की तरफ भी आऊंगा। मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल लेना है। डॉक्टर साहब, महंगाई का स्पाइक इस मौजूदा दौर में बेइंतहा हुआ, अवाम मजबूर भी हुए, ऑपोजिशन ने अवाम की नब्ज पे हाथ रखा, चेक किया, फिर छोड़ दिया। ऐसा लग रहा है कि इस हुकूमत के मुकाबले में ऑपोजिशन भी बहुत ठंडी है। बसद एहतराम, गुस्सा ना कीजिएगा इस बात का, लेकिन जितनी भी मीटिंग्स हुई उसका हासिल हुसूल कुछ ना निकला।
देखिए जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है वो आप इसी उम्मीद से बनाते हैं कि आप जो है वो जो भी वो कामयाब होगी और हुकूमत डिसलॉज हो जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है हमेशा रिजल्ट वो नहीं आता जो आपकी ख्वाहिश होती है। हमारी लीडरशिप तकरीबन तमाम लीडरशिप जेलों में गई है, जो है वो बेताशा लोगों के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए हैं, लोगों को FBR के नोटिस भेजे गए हैं। तो हमने जहाँ तक हमारी कोशिश थी हमने पूरी की पूरी कोशिश की है कि हम इस हुकूमत को डिसलॉज करें, लेकिन ज़ाहिर है एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, मतलब कि हम आइन के अंदर रह के मामला चलाना चाहते हैं, तो उसके अंदर ज़ाहिर है आपके ऑप्शंस लिमिटेड ही होते हैं। और मेरा ये ख्याल था और हमारा ये ख्याल था कि अगर हम सारे के सारे इस्तीफ़े दे दें तो शायद ये हुकूमत बहुत जल्द चली जाए, लेकिन कुछ लोग इस पर नहीं आए। जो नो कॉन्फिडेंस वो मोशन वाली बात थी, वो कुछ जो मेरी बहन कह रही है वो ठीक है, पीपल पार्टी की भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। मेरा ख्याल है कि इनका फोकस था कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस लाई जाए, हम ये समझ रहे थे कि वफाक में शुरू में लाई जाए। तो इस तरह के मामला थे। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे जाके जो है वो हम लोग किसी एक एग्रीमेंट पे आ जाएंगे और इस हुकूमत को डिसलॉज करने में कामयाब हो जाएंगे। और ये जो महंगाई का तूफ़ान है और जो और डिक्लाइन है आपका फॉरेन पॉलिसी का, सोशल फैब्रिक का डिक्लाइन है, और ये सारा का सारा मामला ये उसी वक्त ही रुकेगा जब ये हुकूमत घर जाएगी। अगर ये हुकूमत घर नहीं जाएगी तो ये तबाह बर्बादी मजीद और होगी। हम तो देखें, मैंने आपको बताया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम तो तहरीक भी चलाई है, हमने जलसे भी किए हैं, हम जो कुछ हम कर सकते हैं हमने किए हैं। कुछ जो ऑप्शन हमने एक्सरसाइज की वो हम करेंगे आगे। अच्छा, आपने इसी आइन में रहते हुए इसी चीज़ पे इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया था, वो नहीं दिए। चलिए इसी पे चले जाती हैं। शशि साहबा, मुस्लिम लीग नून तैयार बैठी है, वो कह रहे हैं कि जे पीपल्स पार्टी तैयार हो जाए तो हम अदम इत्माद की तहरीक ले आते हैं। मुस्लिम लीग नून अगर अदम इत्माद की तहरीक लेने जाती है, लेकर आती है, तो क्या पीपल्स पार्टी साथ देगी? राना साहब, यासिर साहब, देखें जो भी मज़ामत, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरी तरीकों के ज़मरे में आते हैं वो, और पार्लियामेंटी हवाले से खासतौर पर, क्योंकि हम पार्लियामेंट में इस वक्त ज़रूर PMLN के साथ हैं। अपोजिशन लीडर हम सबके एक ही हैं, शहबाज शरीफ साहब, और हमने अपना पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले बात की थी, हमने अपनी स्टैंड उस पलड़े में डाली हुई है। हम तो चाहते हैं कलेक्टिव विजडम में एक ही डायरेक्शन को फॉलो करें। अब PDM की स्ट्रेटेजी चलेगी पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट की चलेगी वहाँ, ये थोड़ा सा हमारे भाइयों को, साथियों को, दोस्तों को तय करना होगा कि मौलाना साहब की स्ट्रेटेजी पार्लियामेंट में चलेगी या। बहरहाल पार्लियामेंट में जो भी पार्टी मौजूद हैं और जाहिर बात है सारी आइन के मातहत हैं और पाकिस्तान का इस्तेकाम चाहती है, लेकिन महंगाई के हवाले से मुख्तसर चूँकि बात अभी आई थी और IMF के हवाले से नहीं पता कि आगे आप बात करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल इस हुकूमत मैं शशि साहब क्यों नहीं बात करूंगा। IMF की आउटलुक रिपोर्ट जारी हुई है तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक सवाल अगर इजाजत दें मैं शशि साहब, आपने कहा जी शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं और शहबाज शरीफ जो है वो जो पार्लियामेंट के अंदर करेंगे हम उनका साथ देंगे आइन और कानून के मुताबिक, तो फिर अपोजिशन लीडर तरीक़े में इत्मीनान लाते हैं, वो कामयाब हो जाती है, सबसे बड़ी जमात वही है। तो वज़ीर आज़म अगर शहबाज शरीफ आते हैं तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें भी सपोर्ट करेगी? नहीं राना साहब, ये कब बात है। देखें हर चीज में अपोजिशन जब हुकूमत को कहती है कि भाई फलाना ऑर्डिनेंस आ गया, आपने फलाना नहीं प्रोसीजर के तहत, तो अपोजिशन को खुद भी तो उस रूह को करना होगा ना कि भाई उस रूह के मुताबिक चलना होगा कि जो भी स्ट्रेटजी बनती है या बनेगी हर पार्टी का, देखिए मैनिफेस्टो अलग अलग है, लेकिन यहाँ अगर बैठना है तो हर पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर वो अलग अलग है। उसको अपोजिशन में सबको साथ बिठाते भी हैं शहबाज शरीफ साहब, वो नहीं भी होते तो बिलावल साहब हम मुमकिन कोशिश करते हैं, तो सारे लोग बैठेंगे। ये हर कोई इतना बड़ा मैंडेट जो हुकूमत को इतना टफ टाइम है कि 2-3 की बैसाखी में खड़ी है, मतलब कि अपोजिशन की स्ट्रेंथ है, मतलब कि पीपल्स पार्टी नून लीग एक अच्छी खासी तादाद में, तकड़ी तादाद। चले इसका भी अहाता कर लेते हैं कि अपोजिशन के पास कितने मवाफिक सूरत हाल और साजगार माहौल है और हुकूमत के सामने कितना टफ माहौल है। इसी पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सी साहिबा और डॉक्टर अफनान साहब साथ ही रहिएगा। नाज़रीन स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, आज अपोजिशन रहनुमाओं को लेने का मकसद ये था कि दो बड़ी अपोजिशन की पार्टीज है पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त हुकूमत को जिन नामसाइद हालात का सामना है उसका इदराक अपोजिशन को कितना है और अपोजिशन क्या समझती है कि हुकूमती टीम किस हद तक ना तजर्बाकार है और इसका हल अपोजिशन के पास क्या है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आता हूं। जब आप ये देखें कि एक जमात के अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में है और दूसरी जमात के अपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर है, जब आप अपने हलकों में जाते हैं, अवाम आपके सामने जो अपने बुनियादी मसाइल हैं उसका जब रोना रोते हैं, तो आपके पास अपने कायदीन को बताने के लिए क्या है कि आपके पास हल क्या है इनका? देखिए, हमारे जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं। उन्हें मालूम है कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है, ना पंजाब में, ना वफाक में, ना कहीं और है। तो ज़ाहिर है हम लोग जब हम अपोजिशन में हैं तो ज़ाहिर अपोजिशन का जो एग्जेक्टिव पावर तो गवर्नमेंट के पास होती है। अपोजिशन का एक एडवाइजरी रोल ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो नॉन बाइंडिंग होता है। तो उसके अंदर ये बात लोग समझते हैं कि जो पिछला दौर था वो बहुत अच्छा था, महंगाई नहीं थी, नौकरियां थीं, बेहतर हालात थे, और जो ये पिछले 3 साल में तबाह बर्बादी आई है, ये अब वो देख के हमारा टाइम कंपेयर करते हैं और वो कहते हैं कि बहुत बेहतर था आपका टाइम। तो अब यही है कि हमने अपने लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, हम जलसे कर रहे हैं, हम लोगों को जो है वो उनसे एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, और जो उम्मीद है उनको वो यही है कि इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी दोबारा से, और अवाम के मसाइल जो हैं वो हल होंगे और पाकिस्तान दोबारा तरक्की के रास्ते पर चढ़ेगा। शशि साहब, आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, अवाम यही चाहती हैं। बिलावल साहब कहते हैं 4 सूबों में हमारी हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी किस बुनियाद पे कहती है, और पीपल्स पार्टी क्या आप समझते हैं कि सरवाइव कर जाएगी? और अवाम जो इस वक्त चीख रहे हैं महंगाई से, पेट्रोल महंगा हो गया, मज़ीद महंगा होने जा रहा है, हर चीज़ महंगी है, यहाँ पर इवन अब तो मौत भी महंगी है, ये हालात हो चुके हैं। तो इस पर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? क्या पीपल्स पार्टी आगे हुकूमत नजर आ रही है हुकूमत में, या नून लीग का दावा जो है वो ठीक है? सब उस पर थोड़ा सा मुझे जरूर मौका दीजिएगा। आपका माशाल्लाह एक बड़ा ही एक मुतरद प्रोग्राम होता है और इसमें सारी चीजें आती हैं, आनी भी चाहिए। अब 2-3 चीजें हैं, मैं मुख्तसर ये बताती जाऊंगी। एक तो पीपल्स पार्टी अभी तक इतने फेक केसेस और एहतसाब के नाम पर इंतकाम कार्रवाइयों के बावजूद खड़ी है, जहाँ पार्लियामेंट को भी बार बार निशाना बनाया जाता है, हमारी लीडरशिप को भी। तो आधी जंग तो हम जीत चुके हैं, अब सर्वाइवल वाली बात नहीं है। अब बात है जो आज़ाद कश्मीर में, यहाँ वहाँ देखिए आपने, हमने जहाँ हकीकत में मुश्किल तरीन हालात में भी हाथ डाला है, तो 100% न सही हमें अच्छी खासी कामयाबी मिली। हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, और अपोजिशन को लीड कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। इसी तरह बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, आप कैंट के अभी इलेक्शन देखें, तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें पीपल्स पार्टी नहीं दे रही। मुश्किल हालात में भी हम न सिर्फ कॉम्पीट कर रहे हैं, हम काफी जगहों पे हरा भी रहे हैं पॉलिटिकली, और हम फेस भी कर रहे हैं। अब मुख्तसर चीज आ जाए, क्योंकि वो मैं यासिर साहब ने जबरदस्त एक इंट्रो में बात की IMF के हवाले से, तो क्योंकि आपने भी महंगाई की बात की, तो उस पर मैं जो हूँ एक आम शहरी की तरह हमारा भी दिल जो है खोलता है, क्योंकि आपसे लेकर हमसे लेकर खासतौर पर जो हमारा पछावा तबका है, जिसकी खान साहब बार बार बात करते हैं, जिसकी मैनिफेस्टो में बड़ा जिक्र है, लेकिन अब ये है कि इक़्तिदार में आते ही जो उन्होंने आलमी मालियाती इदारे के सामने जो घुट्टे टेक दिए, अब उनके पास कोई माशी पॉलिसी है ही नहीं, सिर्फ कर्ज चलाने पर जोर है। अभी जो IMF पाकिस्तान की जो है ना बिजली की कीमत, इनकम और ये सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने की जो फरमाइश की गई है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से ज्यादा इकदाम दे। अब उस ज्यादा इकदाम की वजह से जो सालाना हदफ है जो 58 ट्रिलियन रुपीज से बढ़कर जो है 63 ट्रिलियन रुपीज हो जाए, और IMF के मुतालबा जो अभी वैश्विक बातों में उन्होंने जो डायलॉग हुआ था मीटिंग में, उसमें किया है। अब आप बताएं कि इस साल दौरान 600 अरब पेट्रोल लेवी जमा अगर नहीं हो सकी है, तो यानी IMF वाले कहेंगे। चलिए शशि साहब, आपने जो कि बड़े वाज़ेह तौर पे बड़े तफसील से बात की है, जरा एक जवाब मुझे अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से चाहिए। नैब आर्डीनेंस पे दोनों जमातों ने बड़ा शोर डाला, बड़ा सख्त कहा, आप भी ऐलान कर चुके हैं अदालत में जाने का, मुस्लिम लीग नून भी ऐलान कर चुकी है, कब जा रहे हैं? क्या ये दोनों पार्टियां जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, ये मुश्तरका तौर पर इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती? अगर नहीं भी जा सकती, अकेले जा रहे हैं, तो कब जा रहे हैं? ये ऐलानात तक रहेगा या अमली इक़दाम होंगे तो कब होंगे?
नहीं, पार्लियामेंट में जो चीजें आती हैं तो वो देर सवेर हमारी यकजाबी हो जाती हैं। इसमें बहुत सारी मिसालें इसमें हैं, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो भी चीजें चैलेंज हुई, दूसरे लोग गए, लेकिन हम बार बार कहते रहे खड़ी नहीं हो सकती चीज। जो चीजें पार्लियामेंट का डोमेन है वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। अभी वो भी आइन के जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो हमारे से जो ये बिल आए थे, अभी जो ऑर्डिनेंस आया है, बहुत सारी चीजें देखिए। फारूक नाइक वाला बिल जो है ना, ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं पेश किया गया, वो नून लीग के भाइयों ने उस वक्त सुस्ती का मुजाहरा वो न करते, और उस वक्त की जो अमेंडमेंट जरूरी है, जो पीटीआई के लोग भी कहते हैं, कादिर बरादरी भी कहती है, और फिर पाकिस्तान की बात आपको बार बार ये कहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। रिकवरी इतनी नहीं हुई जितना नैब की वजह से पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा है, डर के बारे जो लोग बिजनेसमैन और दूसरी कम्युनिटी बाहर मजे जो है। बात शशि साहब फिर वहीं पे चली जाती है। डॉक्टर साहब एक सवाल, मैं शशि साहब वापस आता हूँ, मैं डॉक्टर साहब से जवाब ले लूं, फिर आपकी जानी वापस आता हूं। डॉक्टर साहब, शाहिद खकान अब्बासी साहब कहते हैं कि चेयरमैन नैब जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनके मामले पे हमारे साथ मुशावरत ही नहीं की गई और गैर आईनी ये तौसी है। जब आप ये बयान रखते हैं तो उसके बावजूद भी अदालत जाने में देर किस बात की है? देखिए, हमने आज ऐलान किया है कि हम जाएंगे इसके अगेंस्ट कोर्ट के अंदर, और जो हमारी लीगल टीम है वो उसको रिव्यू कर रही है। आप बहुत जल्द देखेंगे कि जो पटिशन है वो फाइल हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लाहौर हाई कोर्ट में मैंने देखा है कि लोगों ने ऑलरेडी फाइल कर दिया इसके खिलाफ, अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के खिलाफ। तो ये जो है ये स्ट्राइक डाउन तो हो जाएगा। बड़ा सिंपल 2+2 वाला मामला है कि इन्होंने ऑर्डिनेंस जो है पब्लिश करने की, प्रोमलगेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी इनको, लेकिन इन्होंने जो है वो करके, और उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया है कि मुशावरत ना करनी पड़े। इसका तो फिर मतलब ये हुआ कि जो मतलब कि गवर्नमेंट में वो अपनी मर्जी से चेयरमैन लगा लेगा। ये आर्डिनेंस गैर आईनी किस तरह है? बहुत सी हुकूमतों में आर्डिनेंस आए हैं। देखें, आइन नहीं ठीक है, लेकिन आइन का जो आइन है वो ये कहता है कि ऑर्डिनेंस जो है वो उस वक्त आप करें प्रोमलगेट जब कोई मतलब जैसे केयर टेकर सेटअप आया हुआ है, पार्लियामेंट है ही नहीं, या किसी कोई जंग हो गई या कोई बड़ी ऐसी, उस दौरान आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। और उसके बाद जो है वो भी 120 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर आपने पार्लियामेंट से उसको अप्रूव कराना होता है। तो ये जो है ये अगर ले भी आए हैं तो ये 120 दिन बाद तो इसने क्या कहते हैं ख़त्म हो ही जाना है। उससे पहले हम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, मोस्ट ऑब्वियसली कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी, तो ये जो है मामला लिम्बो में चला जाएगा। जैसे मतलब ये अफसोस की बात है कि एक सेट हुआ हुआ पैटर्न है कि आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात करनी है, कंसल्टेशन करके आपने कोई फाइनलाइज करने नाम, उनमें से एक को सेलेक्ट करना है। एक बड़ा, और ये ऑलरेडी इसको सीधा तरीका है, हुकूमत ने उसका दूसरा रास्ता ढूंढा और वो आईनी रास्ता ढूंढ के बोले। शशि साहिबा, इसी पे एक जवाब आपका चाहिए। क्या आप भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरह या तमाम अपोजिशन पार्टीज ये सदारती ऑर्डिनेंस जो आते हैं इनके दायरा कार या इनकी मुद्दत के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, लेफ्ट जो हो जाते हैं, इससे पहले एक आपकी वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत भी और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी आपको बताऊं, एक आपको ले करना होता है पार्लियामेंट में। अब जो पीटीआई पे सबसे ज्यादा तनकीद हुई है क्योंकि एज ए चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की, उसको 3 साल मैंने चेयर किया है, प्रिसाइड किया है, तो हमने तो केस स्टडी के तौर पर ये सारी चीजें ली थी, जिसमें ये सारे लोग बैठे थे सीनियर सारी पार्टीज के। तो उसमें भी हमने कहा, हम जब आए थे तो वो उसमें गंद हमने साफ करना था आईनी, हमने तो कम्प्रहेंसिव वे में वो चीज दी। अब तो सारी चीजें जो है वो आइन के रूप से ठीक जानी चाहिए। तो आप पार्लियामेंट में होते रोज ऑर्डिनेंस की तरकीब बना के लाते हैं और ऐवान सदर पर क्वेश्चन मार्क आ गया है, आपने इदारों को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया है। तो पीटीआई की हुकूमत को जो है भागना नहीं चाहिए अपनी जिम्मेदारी, और पार्लियामेंट में डर किस चीज का? उम्मीद करते हैं कि ऑपोजिशन का ये जो मौकिफ है इसको बेहतर तरीके से हल करने के लिए ऑपोजिशन किरदार भी अदा करेगी। बहुत शुक्रिया शशि पलीजो साहिबा, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर सियासी इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक सवाल है, क्या हुकूमत के लिए नया इम्तिहान शुरू हो रहा है या फिर आवाम के लिए नया इम्तिहान शुरू हो रहा है? IMF की जानिब से एक मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह वाज़े तौर पर कहा गया है कि
अगले साल पाकिस्तान के अंदर महंगाई में मजीद इजाफा होगा और ये शरह 9.2% तक पहुंच जाएगी। शरह नमू जो है वो 4% रहेगी, हदफ हासिल नहीं कर पाएगी और 2026 में जाके शरह नमू 5% से जायद हो सकती है। पेट्रोल भी महंगा होगा, मुख्तलिफ चीजें महंगी होंगी, महंगाई का एक तूफान आ जाएगा। राना साहब, आप बारहा ये कहते हैं कि अवाम के लिए सहूलियात आने वाली हैं, हुकूमत बेहतर फैसले करने वाली है, लेकिन IMF खतरे की घंटी और तरीके से बजा रहा है। हुकूमत क्या सोच रही है? देखिए यासर, मैं आपको बता दूं कि मेरी आज हुकूमत के 3 ज़िम्मेदारान से बात हुई, तो मैंने उन्हें कहा भाई खबरें चल रही हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, खबरें चल रही हैं कि महंगाई मज़ीद। देखें, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, डॉलर बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। और महंगाई पहले इतनी बेकाबू हो चुकी है कि आपका 1 माह का टारगेट 8 दिन रह गया उसे ख़त्म होने में, लेकिन किसी एक चीज़ में रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, किसी एक चीज़ में। उसने हमें कहा, मैं 3 ज़िम्मेदारान कह रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमने तो वाज़े तौर पर अपनी क़यादत को ये कह दिया है कि अगर अब पेट्रोल की कीमत बढ़ी, महंगाई पे काबू ना हुआ, तो ना तो हम अपने हलकों में जा सकते हैं और ना ही हम अवाम का सामना कर सकते हैं। और अवाम इस वक्त इतनी सख्त रद्द अमल दे रही है हमारे ख़िलाफ़ कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। बल्कि मुझे तो एक बड़े फेवरेट लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले मिनिस्टर है, बड़े फेवरेट है, उनके तल्लुक़ मशहूर है कि वो जिस भी हल्के से रहे इलेक्शन जीत जाते हैं। मुझे उन्होंने कहा भाई आप, मैं जितना टाइम अवाम में देता हूँ कुछ सोच नहीं सकता, और मैं पहली दफ़ा डरा हूँ कि हम अगली दफ़ा किस तरह इलेक्शन जीतेंगे। कहते हम एक बेहतरीन सड़क इशारा कर रहे हैं, वो बहुत पुरुमीद होते हैं। उन्होंने कहा जी हम बेहतरीन सड़क बनाते हैं, लोग कहते हैं खाने को क्या है। उसने कहा जी हम बेहतरीन स्कूल बनाते हैं, लोग कहते हैं एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, हम कहाँ से बच्चों को तालीम दें। हमारे पास पैसे होंगे तो फीस देंगे, हमारे पास पैसे होंगे तो अस्पतालों में जाके इलाज कराएंगे। उन्होंने कहा ना हेल्थ कार्ड अभी तक हम दे सके, वो ना हम एजुकेशन का कोई वो निसाब ला सके जिसके हम दावे करते थे। अवाम जो है वो 3 वक्त की तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। आपको पता है, उसने तो मुझे यहाँ तक कहा, उसने कहा जनाब हम कितना छुपा लेंगे कि जराइम की रेशो पहले से बढ़ गई है। लोग कहते हैं बच्चों को भूखा मरता देखने से बेहतर है चोरी करें, डाका डालें, बेईमानी करें। वो कहते हैं बड़े चोर पकड़े नहीं जाते, हमें सजा दे दी जाती है। ये उसने कहा जी हमने ऊपर क़यादत को कह दिया है कि अगर इन हालात को कंट्रोल ना किया गया और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, उसने तो यहाँ तक कहा, उसने कहा भाई अब तो दाल भी खाना मुश्किल है, पहले होता था ना जी दाल ही मिल जाए। उसने कहा दाल इतनी महंगी हो गई है कि दाल खाना मुमकिन नहीं है, अब तो प्याज के साथ रोटी खाना मुमकिन नहीं है। साहब ये है, और ये बिल्कुल मैं आपको यासर बता दूं, ये हुकूमत के लिए खतरे की गारंटी है। मेरा एक सवाल है, वजाहतें आप क्या समझते हैं कि किस हद तक काबिल इत्मीनान है जिस तरह की वजाहतें सामने आती हैं? हम बात करते हैं मदीना की रियासत की, हमें ये याद नहीं आता कि जब वहाँ पे अवाम अपनी कमीज़ उठा के पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ दिखाते थे तो आगे से हुक्मरान जो है, जो वाली है, वो अपनी कमीज़ उठा के 2 पत्थर बांधे हुए दिखाता था। हमारे यहाँ अपना हाल हुक्मरान नहीं बताते, अवाम का इदराक है। आप अंदाज़ा लगा लें, कल हमने तर्जमान हुकूमत पंजाब रखा था ना साथ अपने जी, जब हमने उनसे पूछा कोई एक चीज़ सस्ती बता दें, वो इंटरनेशनल बात करने शुरू हो गए। और भाई आलू जो है आप अमेरिका से मंगवाते हो, आप गोभी जो है इंग्लैंड से मंगवाते हो, आप जो मुर्गी है, पहले तो होता था जी शबाज शरीफ चोर है जी, फलाना चोर है, ये कहते थे ना, हमजा शबाज करता है, हमें नहीं पता कोई करता है कि नहीं करता, इंसान चोरी तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। भाई अब चिकन जो है 450 तक पहुंच गया, कौन करता है? आप कल उन्होंने गिना दिया कि हमारे इतने प्राइस कंट्रोल किसी जगह है, अगर हैं तो फिर वो क्यों नहीं करते? भाई ये मैं आपको बता दूं, ये हुकूमत के लिए बड़ी एक वाज़े खतरे की गारंटी है। और ये खतरे की गारंटी इसलिए है कि हुकूमत वादे करती है, मीटिंगें करती है, वज़ीर आज़म जितना मर्जी जोर लगा ले, जब नीचे कुछ नहीं होगा, निचले वाले कुछ नहीं करेंगे, निचले वाले सब अच्छे की रिपोर्ट देंगे। जब मैंने पिछले दिनों जो शेखुपुरा में DCO साहब की तरफ से एक नोटिफिकेशन दिखाया था आपको, क्या था वहाँ पे? 246 रुपये जिंदा मुर्गी, 260 रुपये ज़िबा का गोश्त। कभी ऐसा होता है? कभी मुमकिन है? नहीं था ना। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये 3 माह यासर बड़े मुश्किल है। इन 3 माह में 1 2 3 जो है ना, हुकूमत ने कंट्रोल ना किया तो हुकूमत ये कह ले कि सारे उनके साथ हैं, फिर हुकूमत नहीं होगी।
अच्छा राना साहब, अगर सीधा बात कर लें, हुकूमत कंट्रोल करना चाहे तो किन अशिया पे कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, हुकूमत कंट्रोल करना चाहे, ये चीनी हुकूमत अगर कंट्रोल करना शुरू करती है, आटा सस्ता हो सकता है। हुकूमत कंट्रोल करना चाहे तो हुकूमत का अंदाज़ा लगा लेना कि पाकिस्तान में चीनी आपको 110 115 मिल सकती है। नहीं, आप 105 मिल सकती है। आप बाहर से 125 130 नाकस चीनी ले रहे हैं। हुकूमत कंट्रोल करना चाहे, सब्जियां इनकी कीमतों पे कंट्रोल। तो आप ये भी तो देखिए कि गंदम जो अपनी है अच्छी वाली, वो आप बाहर भिजवा देते हैं, फिर महंगे दामों बाहर से इधर मंगवा लेते हैं। इससे कम क्वालिटी की गंदम आप महंगे दामों वापस मंगवाते हैं। ये तो वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब, आप रियासत मदीना की बात करते हैं, आपकी नीयत पे कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है, आप बिल्कुल बात करते हैं, फिर रियासत मदीना की राह में रुकावट कौन है? क्या अपोजिशन रुकावट है? नहीं। क्या ब्यूरोक्रेसी रुकावट है? तो आप क्यों नहीं काबू सकते? या फिर आपके आगे वो माफिया, उस माफिया के आगे बेबस हैं जो माफिया महंगाई को बढ़ाता जा रहा है, जो महंगाई को आगे लेकर जाता जा रहा है। या सर, मैंने तो कहा कि मुझे तीनों हुकूमती वज़रा ने कहा जी हम आगे अपने हल्कों में इलेक्शन लड़ते हुए सोचेंगे कि अगर यही महंगाई रही तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। एक वज़ीर ने तो कहा हम इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं भाई, हम सुकून कर लेंगे। किस तरह लोगों के पास जाएं, किन में जाएं? अगर इनके पास कुछ जाने के लिए होता तो आज ये भी 2 4 5 बड़े जलसे करके ना अपनी ताकत का अमली मुजाहिरा करते, लेकिन नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि इनके नीचे जो लोग हैं यासर, वो इनको कंट्रोल ही नहीं करने दे रहे, बेबस है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये लाहौर में मंडी है इसकी फल की और सब्जी की। ज़रा सुबह जाके वहाँ देखें ना क्या होता है। इन्हीं के लोग बैठे हैं, इन्हीं के मार्केट कमेटियों के लोग बैठे हैं, ज़रा जाके देखें क्या होता है कि जो रेड लिस्ट इनकी तरफ जारी होती है उसमें से एक चीज़ वहाँ पे मुझे भी दिखा दें, एक चीज़। तो ये यासर बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है। मैंने हमेशा कहा था कि ये कंट्रोल कर रहे हैं, जो इनके अंदर की बात होती थी, लेकिन अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद इनके अपने अंदर के लोग जो हैं, अंदर के लोग किनको मैं ब्यूरोक्रेसी में से बहुत से लोगों को कहता हूँ, या वो वज़रा जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, मुझे नहीं समझ आती वो क्यों बेबस हैं। कोरोना वैक्सीन के हवाले से बात करनी है या फिर महंगाई पे ही मजीद हम गुफ्तगू? कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी बात करते हैं यासर। तो जाली कोरोना वैक्सीनेशन के अंदर आज एक तरफ महंगाई, एक तरफ सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स पैदा होते जा रहे हैं, बेशक वो एक मुनज़्ज़म गैंग कर रहा हो, प्रोपेगेंडे के नतीजे में हो रहे हों, तो ये हुकूमत के बस से चीज़ें बाहर की। यासर, मैं आपको बड़ी खबर दे दूँ जी। मेरी आज FIA के किसी ज़ुम्मेदार से बात हुई, उसने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया। उसने कहा एक एप्लीकेशन है जो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर है, वो डॉलर्स लेते हैं, किसी एक नंबर को तब्दील करने के $10 होते हैं। कहते उस नंबर से बाकायदा, वो नंबर क्या होता है, मसलन आपका नंबर है, आपके नंबर से कॉल जाएगी लेकिन आगे नंबर कोई और होगा। सही। उसने कहा ये जो मुल्तान में हुआ है, वहाँ पे जो कॉल गई है वो कॉल गई है एक सरकारी नंबर से जो कोरोना को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब आपका सिस्टम अपडेट करना है, आप अपना कोड हमें दें। कहता उसने कोड दिया, उसी वक्त सब कुछ हो गया। उसने कहा जब हमने इसकी थोड़ी सी परसू की तो पता चला कि ये एक शख्स कराची में बैठा है, मेरी इत्तला के मुताबिक वो गिरफ्तार हो गया। इसकी नज़र में इसे RDP भी कहते हैं। आज आपको बताओ कराची से वो बंदा गिरफ्तार भी हो गया, और उसने क्लियर ये भी कहा कि इसके पीछे एक सियासी जमात है जिसका सेल ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उससे पहले कुछ चीज़ें उन्हीं लोगों ने आउट ऑफ कंट्री से बैठ के की थी। उनके कुछ पाकिस्तान में, कुछ उधर लोग हैं, ये मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं कि किसी सूरत में पकड़े ना जा सके, लेकिन एक शख्स कराची से पकड़ा गया। इस पर मजीद तफसीलन कल भी बात करेंगे और पूरा इसका जायजा लेंगे कि ये इसके पीछे अनासिर कौन से हैं और किस हद तक हुकूमती इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं। नाज़रीन, दिलास्टार से और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।